हेलो दोस्तों, सभी को नमस्ते। स्वागत है कहानियों की दुनिया में आप सभी का। आज हम आपके सामने लेकर प्रस्तुत हुए हैं अमरकांत जी की एक मशहूर कहानी, डिप्टी कलेक्ट्री। कहानी इस प्रकार से है। सकलदीप बाबू कहीं 1 घंटे बाद वापस लौटे। घर में प्रवेश करने के पूर्व उन्होंने ओसारे के कमरे में झांका। कोई भी मुवक्किल नहीं था और मुहर्रिर साहब भी गायब थे। वह भीतर चले गए और अपने कमरे के सामने ओसारे में खड़े होकर बंदर की भांति आंखें मटका मटका कर उन्होंने रसोई घर की ओर देखा। उनकी पत्नी जमुना चौके के पास पीढ़े पर बैठी होंठ पर होंठ दबाकर मुंह फुलाए तरकारी काट रही थी। वह मंद मंद मुस्कुराते हुए अपनी पत्नी के पास चले गए। उनके मुख पर असाधारण संतोष, विश्वास और उत्साह का भाव अंकित था। 1 घंटे पूर्व ऐसी बात नहीं थी। बात इस प्रकार आरंभ हुई। सकलदीप बाबू सवेरे दांतुन कुल्ला करने के बाद अपने कमरे में लौटे थे कि जमुना ने एक तस्तरी में 2 जलेबियां नाश्ते के लिए सामने रख दी। वह बिना कुछ बोले जलपान करने लगे। जमुना पहले तो 1 आध मिनट चुप रही, फिर पति के मुख की ओर उड़ती नजर से देखने के बाद उसने बात छेड़ी। 2-3 दिन से बबुआ बहुत उदास रहते हैं क्या? सिर उठाकर सकलदीप बाबू ने पूछा और उनकी भौहें तन गई। जमुना ने व्यर्थ में मुस्कुराते हुए कहा, कल बोले इस साल डिप्टी कलेक्ट्री की बहुत सी जगह हैं, पर बाबूजी से कहते डर लगता है। कह रहे थे 2-4 दिन में फीस भेजने की तारीख बीत जाएगी। सकलदीप बाबू का बड़ा लड़का नारायण घर में बबुआ के नाम से ही पुकारा जाता था। उम्र उसकी लगभग 24 वर्ष की थी। पिछले 3-4 साल में बहुत सी परीक्षाओं में बैठने, एमएलए लोगों के दरवाजों के चक्कर लगाने तथा और भी उल्टे सीधे फन इस्तेमाल करने के बावजूद उसको अब तक कोई नौकरी नहीं मिल सकी थी। 2 बार डिप्टी कलेक्ट्री के इम्तिहान में भी वह बैठ चुका था और उसे विश्वास था कि चूंकि जगह काफ़ी है और वह अब की जी जान से परिश्रम करेगा, इसलिए बहुत संभव है कि वह ले लिया जाएगा। सकलदीप बाबू मुख्तार थे, लेकिन इधर 1.5-2 साल से मुख्तारी की गाड़ी उनके चलाए न चलती थी। बुढ़ोती के कारण अब उनकी आवाज़ में न वह तड़फ रह गई थी, न शरीर में वह ताकत और न चाल में वह अकड़। इसलिए मुवक्किल उनके यहाँ कम ही पहुँचते, कुछ तो आकर भी भड़क जाते। इस हालत में वह राम का नाम लेकर कचहरी जाते, अक्सर कुछ पा जाते जिससे दोनों जून चौका चूल्हा चल जाता। जमुना की बात सुनकर वह एकदम बिगड़ गए। क्रोध से उनका मुंह विकृत हो गया और उस सिर को झटकते हुए कटा कुकुर की तरह बोले, तो मैं क्या करूं? मैं तो हैरान परेशान हो गया हूं। तुम लोग मेरी जान लेने पर तुले हुए हो। साफ साफ सुन लो, मैं 3 बार कहता हूं, मुझसे नहीं होगा, मुझसे नहीं होगा, मुझसे नहीं होगा। जमुना कुछ न बोली, क्योंकि वह जानती थी कि पति का क्रोध करना स्वाभाविक है। सकलदीप बाबू 1-2 क्षण चुप रहे, फिर दाएं हाथ को ऊपर नीचे नचाते बोले, फिर इसकी गारंटी ही क्या है कि इस दफे बाबू साहब ले ही लिए जाएंगे? मामूली एजी ऑफिस की क्लर्की में तो पूछे नहीं गए, डिप्टी कलेक्ट्री में कौन पूछेगा? आप में क्या खूबी है साहब कि आप डिप्टी कलेक्टर हो ही जाएंगे? 3rd क्लास बीए आप हैं, 24 घंटे मटर गश्ती आप करते हैं, दिन रात सिगरेट आप फूंकते हैं। आप में कौन से सुरखाब के पर लगे हैं जनाब? बड़े बड़े बह गए गधा, पीछे कितना पानी। फिर कर्म कर्म की बात होती है। भाई समझ लो तुम्हारे कर्म में नौकरी लिखी ही नहीं। अरे हाँ, अगर सभी कुकुर काशी ही सेवेंगे तो हंडिया कौन चाटेगा? डिप्टी कलेक्ट्री, डिप्टी कलेक्ट्री, सच पूछो तो डिप्टी कलेक्ट्री नाम से मुझे घृणा हो गई है। और उनके होंठ बिचक गए। जमुना ने अब मृदु स्वर में उनके कथन का प्रतिवाद किया। ऐसी कुभाषा मुंह से नहीं निकालनी चाहिए।
हमारे लड़के में दोष ही कौन सा है? लाखों में एक है। सब्र की सोधार। मेरा तो दिल कहता है इस बार बबुआ जरूर ले लिए जाएंगे। फिर पहली भूख प्यास का लड़का है। माँ बाप का सुख तो उसने जाना नहीं। इतना भी नहीं होगा तो उसका दिल टूट जाएगा। यूं ही न मालूम क्यों हमेशा उदास रहता है। ठीक से खाता पीता नहीं, ठीक से बोलता नहीं, पहले की तरह गाता गुनगुनाता नहीं। न मालूम मेरे लाडले को क्या हो गया है। अंत में उसका गला भर आया और वह दूसरी ओर मुंह करके आंखों में आए आंसुओं को रोकने का प्रयास करने लगी। जमुना को रोते हुए देखकर शकलदीप बाबू आपे से बाहर हो गए। क्रोध तथा व्यंग्य से मुंह चिढ़ाते हुए बोले, लड़का है तो लेकर चाटो। सारी खुराफात की जड़ तुम ही हो और कोई नहीं। तुम मुझे जिंदा रहने देना नहीं चाहती। जिस दिन मेरी जान निकलेगी तुम्हारी छाती ठंडी होगी। वह हाँफने लगे। उन्होंने जमुना पर निर्दयतापूर्वक ऐसा जबरदस्त आरोप किया था जिसे वह सह न सकी। रोती हुई बोली, अच्छी बात है। अगर मैं सारी खुरापात की जड़ हूं तो मैं कमीनी की बच्ची जो आज से कोई बात रुलाई के मारे वह आगे न बोल सकी और तेजी से कमरे से बाहर निकल गई। शकलदीप बाबू कुछ नहीं बोले, फिर वहीं बैठे रहे। मुंह उनका तना हुआ था और गर्दन टेढ़ी हो गई थी। एक आध मिनट तक उसी तरह बैठे रहने के पश्चात वह जमीन पर पड़े अखबार के एक फटे पुराने टुकड़े को उठाकर इस तल्लीनता से पढ़ने लगे जैसे कुछ भी न हुआ हो। लगभग 15-20 मिनट तक वह उसी तरह पढ़ते रहे। फिर अचानक उठ खड़े हुए। उन्होंने लुंगी की तरह लिपटी धोती को खोलकर ठीक से पहन लिया और ऊपर से अपना पारसी कोट डाल लिया जो कुछ मैला हो गया था और उसमें 2 छिपियां लगी थी। पुराना पंप शू पहन हाथ में छड़ी ले 1-2 बार खांस कर बाहर निकल गए। पति की बात से जमुना के हृदय को गहरा आघात पहुंचा था। शकलदीप बाबू को बाहर जाते हुए उसने देखा पर वह कुछ नहीं बोली। वह मुंह फुलाए चुपचाप घर के अटरम शटरम काम करती रही और 1 घंटे बाद भी जब शकलदीप बाबू बाहर से लौटकर उसके पास आकर खड़े हुए तब भी वह कुछ न बोली, चुपचाप तरकारी काटती रही। शकलदीप बाबू ने खांस कर कहा, सुनती हो, ये 150 रुपये रख लो। करीब 100 रुपये बबुआ की फीस में लगेंगे और 50 रुपये अलग रख देना, कोई और काम आ पड़े। जमुना ने हाथ बढ़ाकर रुपये तो अवश्य ले लिए पर वह अब भी कुछ नहीं बोली। लेकिन शकलदीप बाबू अत्यधिक प्रसन्न थे और उन्होंने उत्साहपूर्वक आवाज में कहा, 100 रुपये बबुआ को दे देना, आज ही फीस भेज दे। होंगे, जरूर होंगे। बबुआ डिप्टी कलेक्टर अवश्य होंगे। कोई कारण ही नहीं कि वह न लिए जाएं। लड़के के जहन में कोई खराबी थोड़े है। राम राम, नहीं, चिंता की कोई बात नहीं। नारायण जी इस बार भगवान की कृपा से डिप्टी कलेक्टर अवश्य होंगे। जमुना अब भी चुप रही और रुपए को ट्रंक में रखने के लिए उठकर कमरे में चली गई। शकलदीप बाबू अपने कमरे की ओर लौट पड़े पर कुछ दूर जाकर फिर घूम पड़े और जिस कमरे में जमुना गई थी उसके दरवाजे के सामने आकर खड़े हो गए और जमुना को ट्रंक में रुपए बंद करते हुए देखते रहे। फिर बोले, गलती किसी की नहीं, सारा दोष तो मेरा है। देखो ना, मैं बाप होकर कहता हूँ कि लड़का नाकाबिल है। नहीं नहीं, सारी खुरापात की जड़ मैं ही हूँ और कोई नहीं। 1-2 क्षण वह खड़े रहे लेकिन तब भी जमुना ने कोई उत्तर नहीं दिया। तो कमरे में जाकर वह अपने कपड़े उतारने लगे। नारायण ने उसी दिन डिप्टी कलेक्टर की फीस तथा फार्म भेज दिए। दूसरे दिन आदत के खिलाफ प्रातःकाल ही शकलदीप बाबू की नींद उचट गई। वह हड़बड़ाकर आंखें मलते हुए उठ खड़े हुए और बाहर ओसारे में आकर चारों ओर देखने लगे। घर के सभी लोग निद्रा में निमग्न थे। सोए हुए लोगों की सांसों की आवाज और मच्छरों की भनभन सुनाई दे रही थी। चारों ओर अंधेरा था लेकिन बाहर के कमरे से धीमी रोशनी आ रही थी। शकलदीप बाबू चौंक पड़े और पैरों को दबाए कमरे की ओर बढ़े। उनकी उम्र 50 के ऊपर होगी। वह गोरे, नाटे और दुबले पतले थे। उनके मुख पर अनगिनत रेखाओं का जाल बुना हुआ था। उनकी बाहों तथा गर्दन पर चमड़े झूल रहे थे। दरवाजे के पास पहुंचकर उन्होंने पंजे के बल खड़े हो होंठ दबाकर कमरे के अंदर झांका। उनका लड़का नारायण मेज पर रखी लालटेन के सामने सिर झुकाए ध्यानपूर्वक कुछ
पढ़ रहा था। शकलदीप बाबू कुछ देर तक आंखों को साश्चर्य फैलाकर अपने लड़के को देखते रहे, जैसे किसी आनंददायी रहस्य का उन्होंने अचानक पता लगा लिया हो। फिर वह चुपचाप धीरे से पीछे हट गए और वहीं खड़े होकर जरा मुस्कुराए और फिर दबे पांव धीरे धीरे वापस लौटे और अपने कमरे के सामने ओसारे के किनारे खड़े होकर आसमान को उत्साहपूर्वक निहारने लगे। उनकी आदत 6-6:30 बजे से पहले उठने की नहीं थी, लेकिन आज उठ गए थे तो मन अप्रसन्न नहीं हुआ। आसमान में तारे अब भी चटक दिखाई दे रहे थे और बाहर के पेड़ों को हिलती हुई और कपड़े को स्पर्श करके आंगन में न मालूम किस दिशा से आती ताजी हवा उनको आनंदित व उत्साहित कर रही थी। वह पुनः मुस्कुरा पड़े और उन्होंने धीरे से फुसफुसाया, चलो अच्छा ही है। और अचानक उनमें न मालूम कहाँ का उत्साह आ गया। उन्होंने उसी समय ही दांतोन करना शुरू कर दिया। इन कार्यों से निपटने के बाद भी अंधेरा हो रहा और बाल्टी में पानी भरा उसे गुसलखाने में ले जाकर स्नान करने लगे। स्नान से निवृत्त होकर जब वह बाहर निकले तो उनके शरीर में एक अपूर्व ताजगी तथा मन में एक अवर्णनीय उत्साह था। यद्यपि उन्होंने अपने सभी कार्य चुपचाप करने की कोशिश की थी तो भी देह दुर्बल होने के कारण कुछ खटपट हो गई, जिसके परिणाम स्वरूप उनकी पत्नी की नींद खुल गई। जमुना को तो पहले चोर वोर का संदेह हुआ, लेकिन उसने झटपट आकर जब देखा तो आश्चर्यचकित हो गई। शकलदीप बाबू आंगन में खड़े खड़े आकाश को निहार रहे थे। जमुना ने चिंतातुर स्वर में कहा, इतनी जल्दी स्नान की जरूरत क्या थी? इतना सवेरे तो कभी भी नहीं उठा जाता था। कुछ हो हवा गया तो? शकलदीप बाबू झेंप गए। झूठी हंसी हंसते हुए बोले, धीरे धीरे बोलो भाई, बबुआ पढ़ रहे हैं। जमुना बिगड़ गई, धीरे धीरे क्यों बोलो? इसी लक्षण से पर साल बीमार पड़ जाया गया था। और शकलदीप बाबू को आशंका हुई कि इस तरह बातचीत करने से तकरार बढ़ जाएगी, शोर शराबा होगा, इसलिए उन्होंने पत्नी की बात का कोई उत्तर नहीं दिया। वह पीछे घूम पड़े और अपने कमरे में आकर लालटेन जलाकर चुपचाप रामायण का पाठ करने लगे। पूजा समाप्त करके जब वह उठे तो उजाला हो गया था। वह कमरे से बाहर निकल आए। घर के बड़े लोग तो जाग गए थे, पर बच्चे अभी तक सोए थे। जमुना भंडार घर में कुछ खटर पटर कर रही थी। शकलदीप बाबू ताड़ गए और वह भंडार घर के दरवाजे के सामने जाकर खड़े हो गए और कमर पर दोनों हाथ रखकर कौतूहल के साथ अपनी पत्नी को कुंडे में से चावल निकालते हुए देखते रहे। कुछ देर बाद उन्होंने प्रश्न किया, नारायण की अम्मा, आजकल तुम्हारा पूजा पाठ नहीं होता क्या? और झेप कर वह मुस्कुराए। शकलदीप बाबू प्रयागराज में निवास करने वाले एक साधु बाबा से, जो एक बार पर्यटन करते हुए यहाँ आ पहुंचे थे, गुरुमुख हो गए थे। आशा उनकी ये थी कि घर की औरतें भी उन्हीं बाबा के गुरुमुख को जाएं, परंतु जैसा कहा जाता है औरतों की जात का कोई ठिकाना नहीं। उन्होंने दूर के रिश्ते की एक बुढ़िया चाची के प्रवचन से प्रभावित होकर चुपके से राधा स्वामी धर्म की दीक्षा ले ली थी। शकलदीप बाबू इसके पूर्व सदा राधा स्वामी वादियों पर बिगड़ते थे और मौका बेमौका उनकी कड़ी आलोचना भी करते थे। इसको लेकर औरतों में कभी कभी रोना पीटना तक भी हो जाता था। इसलिए आज भी वह जब शकलदीप बाबू ने पूजा पाठ की बात की तो जमुना ने समझा कि वह व्यंग्य कर रहे हैं। उसने भी प्रत्युत्तर दिया, हम लोगों को पूजा पाठ से क्या मतलब, हमको तो नरक में ही जाना है, जिनको स्वर्ग जाना हो वह करे। लो बिगड़ गई। शकलदीप बाबू मंद मंद मुस्कुराते हुए झट से बोले, अरे मैं मजाक थोड़ी कर रहा था, मैं बड़ी गलती पर था। राधा स्वामी तो बड़े प्रभावशाली देवता हैं। जमुना को राधा स्वामी को देवता कहना बहुत बुरा लगा और वह तिनक कर बोली, राधा स्वामी को देवता कहते हैं? वह तो परम पिता परमेश्वर है, उनका लोक सबसे ऊपर है, उसके नीचे ही ब्रह्मा विष्णु महेश के लोक आते हैं। ठीक है, लेकिन कुछ पूजा पाठ भी करोगी? सुनते हैं सच्चे मन से राधा स्वामी की पूजा करने से सभी मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं। शकलदीप बाबू उत्तर देकर कांपते होठों में
मुस्कुराने लगे। जमुना ने पुनः भूल सुधार किया, इसमें दिखाना थोड़े होता है, मन में नाम ले लिया जाता है, सभी मनोरथ बन जाते हैं और मरने के बाद आत्मा परमपिता से मिल जाती है, फिर 84 नहीं भुगतना पड़ता। शकलदीप बाबू ने सोच सापूर्वक कहा, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, जरा और सवेरे उठकर नाम ले लिया करो। सुबह नहाने से तबीयत दिन भर साफ रहती है, कल से तुम भी शुरू कर दो। मैं तो अभागा था कि मेरी आंखें आज तक बंद रही। खैर कोई बात नहीं, अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है, कल से तुम भी सवेरे 4 बजे उठ जाना। उनको भय हुआ कि जमुना कहीं उनके प्रस्ताव का विरोध न करे, इसलिए इतना कहने के बाद वह पीछे घूमकर खिसक गए, लेकिन अचानक कुछ याद करके वे लौट पड़े। पास आकर उन्होंने पत्नी से मुस्कुराते हुए पूछा, बबुआ के लिए नाश्ते का इंतजाम क्या करोगी? जो रोज होता है वही होगा, और क्या होगा? उदासीनता पूर्वक जमुना ने उत्तर दिया, ठीक है, लेकिन आज हलवा क्यों नहीं बना देती? घर का बना सामान अच्छा होता है, और कुछ मेवे मंगा लो। हलवे के लिए घी नहीं है, फिर इतने पैसे कहाँ है? जमुना ने मजबूरी जाहिर की। 50 रुपये तो बचे हैं ना, उसमें से खर्च करो। अन्न जल का शरीर, लड़के को ठीक से खाने पीने को नहीं मिलेगा तो वह इम्तिहान क्या देगा? रुपए की चिंता मत करो, मैं अभी जिंदा हूँ। इतना कहकर शकलदीप बाबू ठहाका लगाकर हंस पड़े। वहां से हटने से पूर्व वह पत्नी को यह भी हिदायत देते गए, एक बात और करो, तुम लड़के लोगों से डांट कर ये कह देना कि वे बाहर के कमरे में जाकर बाजार न जाएं, नहीं तो मार पड़ेगी। हाँ, पढ़ने में बाधा पहुंचेगी। दूसरी बात ये कि बबुआ से कह देना वह बाहर के कमरे में बैठकर इत्मीनान से पढ़े, मैं बाहर सहन में बैठ लूंगा। शकलदीप बाबू सवेरे 1-1.5 घंटे बाहर के कमरे में बैठते थे। वहां वह मुवक्किलों के आने की प्रतीक्षा करते और उन्हें समझाते बुझाते। और वह उस दिन सचमुच ही मकान के बाहर पीपल के पेड़ के नीचे, जहां पर्याप्त छाया रहती थी, एक मेज और कुर्सियां लगाकर बैठ गए। जान पहचान के लोग वहां से गुजरे तो उन्हें वहां बैठे देखकर आश्चर्य हुआ। जब सड़क से गुजरते हुए बब्बन लाल पेशेकार ने उनसे पूछा कि भाई साहब आज क्या बात है, तो उन्होंने जोर से चिल्लाकर कहा, भीतर बड़ी गर्मी है। उन्होंने जोकर की तरह अपना मुंह बना लिया और अंत में ठहाका मारकर हंस पड़े, जैसे कोई बहुत बड़ा मजाक कर दिया हो। शाम को जहां रोज वह पहले ही कचहरी से आ जाते थे, उस दिन देर से लौटे। उन्होंने पत्नी के हाथ में 4 रुपए तो दिए ही, साथ ही 2 सेव तथा कैंची सिगरेट के 5 पैकेट भी बढ़ा दिए। सिगरेट क्या होगी? जमुना से ने शास्त्री पूछा। तुम्हारे लिए है, शकलदीप ने धीरे से कहा और दूसरी ओर देखकर मुस्कुराने लगे, लेकिन उनका चेहरा शर्म से कुछ तमतमा गया। जमुना ने माथे पर की साड़ी को नीचे खींचते हुए कहा, कभी सिगरेट पी भी है कि आज ही पीऊंगी? सब इस उम्र में मजाक करते लाज नहीं आती? शकलदीप बाबू कुछ बोले नहीं और थोड़ा मुस्कुराकर इधर उधर देखने लगे। फिर गंभीर होकर उन्होंने दूसरी ओर देखते हुए धीरे से कहा, बबुआ को दे देना। और वह तुरंत वहां से चलते बने। जमुना भौचंक होकर कुछ देर उनको देखती रही, क्योंकि आज के पूर्व तो वह यही देखती आ रही थी कि नारायण के धूम्रपान के वह सख्त खिलाफ रहे हैं। इसको लेकर कई बार लड़के को डांट डपट चुके हैं। उसकी समझ में कुछ नहीं आया तो वह ये कहकर मुस्कुरा पड़ी कि बुद्धि सठिया गई है। नारायण दिन भर पढ़ने लिखने के बाद टहलने गया हुआ था। शकलदीप बाबू जल्दी से कपड़े बदलकर हाथ में झाड़ू ले बाहर के कमरे में जा पहुंचे। उन्होंने धीरे धीरे कमरे को अच्छी तरह झाड़ा बुहारा। उसके बाद नारायण की मेज को साफ किया तथा मेजपोश को जोर जोर से कई बार झाड़ फटक कर सफाई के साथ उस पर बिछा दिया। अंत में नारायण की चारपाई पर पड़े बिछोने को खोलकर उसमें से एक एक चीज को झाड़ कर फटकार कर यत्न पूर्वक बिछाने लगे। इतने में जमुना ने आकर देखा तो मृदु स्वर में कहा, कचहरी से आने पर यही काम रह गया क्या? बिछोने रोज बिछी जाता है और कमरे की महरीन सफाई कर ही देती है।
अच्छा ठीक है, मैं अपनी तबीयत से कर रहा हूँ, कोई जबरदस्ती थोड़ी है। शकलदी बापू के मुख पर हल्के झेप का भाव अंकित हो गया था और वह अपनी पत्नी की ओर न देखते हुए ऐसी आवाज में बोले जैसे उन्होंने अचानक ये कार्य आरंभ कर दिया था, और जब इतना कर ही दिया है तो बीच में छोड़ने से क्या लाभ, पूरा ही कर ले। कचहरी से आने के बाद रोज का उनका नियम यह था कि वह कुछ नाश्ता पानी करके चारपाई पर लेट जाते थे। उनको अक्सर नींद आ जाती थी और वह लगभग 8 बजे तक सोते रहते थे। यदि नींद न भी आती तो भी वह इसी तरह चुपचाप पड़े रहते थे। नाश्ता तैयार है, ये कहकर जमुना वहां से चली गई। शकलदीप बाबू कमरे को चमाचम करने, बिछौने लगाने तथा कुर्सियों को तरतीब से सजाने के पश्चात आंगन में आकर खड़े हो गए और बेमतलब ठनक कर हंसते हुए बोले, अपना काम सदा अपने हाथ से करना चाहिए, नौकरों का क्या ठिकाना। लेकिन उनकी बात पर संभवतः किसी ने ध्यान नहीं दिया और न उसका उत्तर ही। कुछ दिनों से शकलदीप बाबू सायंकाल घर से लगभग 1 मील की दूरी पर स्थित शिवजी के एक मंदिर में भी जाने लगे थे। वह वहां बहुत चलता मंदिर था, उसमें भक्तजनों की बहुत भीड़ होती थी। कचहरी से आने के बाद वह नारायण के कमरे को झाड़ते बुहारते, उसका बिछौना लगाते, मेज कुर्सियां सजाते और अंत में नाश्ता करके मंदिर के लिए रवाना हो जाते। मंदिर में 1-1.5 घंटे तक रहते और लगभग 10 बजे घर आते। एक दिन जब वह मंदिर से लौटे तो 10:30 बज गए थे। उन्होंने दबे पांव ओसारे में पांव रखा और अपनी आदत के अनुसार कुछ देर तक मुस्कुराते हुए झांक झांक कर कोठरी में नारायण को पढ़ते हुए देखते रहे। फिर भीतर जा अपने कमरे में छड़ी रखकर नल पर हाथ पैर धोकर भोजन के लिए चौके में जाकर बैठ गए। पत्नी ने खाना परोस दिया। शकलदीप बाबू ने मुंह में कोर चुभलाते हुए पूछा, बबुआ को मेवे दे दिए थे? वह आज सायंकाल जब कचहरी से लौटे थे तो मेवे लेते आए थे। उन्होंने मेवे पत्नी के हवाले करते हुए कहा था कि इसे सिर्फ नारायण को ही देना और किसी को नहीं। जमुना को झपकी आ रही थी, लेकिन उसने पति की बात सुन ली। चौंक कर बोली, हाँ कहाँ? मेवा ट्रंक में रख दिया था, सोचा था बबुआ घूम कर आएंगे तो चुपके से दे दूंगी, पर लड़के तो दानव दूत बने हुए हैं, ओना कोना अंतरा संतरा सभी जगह पहुंच जाते हैं। टुनटुन ने कहीं से देख लिया, उसने सारा का सारा खा डाला। टुनटुन शकलदीप बाबू का सबसे छोटा 12 वर्ष का अत्यंत ही नटखट लड़का था। क्या? शकलदीप बाबू चिल्ला पड़े। उनका मुंह खुल गया था। उनकी जीभ पर रोटी का एक छोटा टुकड़ा दृष्टिगोचर हो रहा था। जमुना कुछ न बोली। अब शकलदीप बाबू ने गुस्से में पत्नी को मुंह चिढ़ाते हुए कहा, खा गया? खा गया? तुम क्यों न खा गई? तुम लोगों के खाने के लिए ही लाता हूं ना। खा गया। जमुना भी तुनक उठी। तो क्या हो गया? कभी मेवा मिश्री फल मूल तो उनको मिलता नहीं, बेचारे खुद ही चुन्नी जो कुछ मिलता है इस पर सब्र बांधे रहते हैं। अपने हाथ से खरीद कर कभी कुछ दिया भी तो नहीं गया। लड़का ही तो है, मन चल गया खा लिया। फिर मैंने उसे बहुत मारा भी, अब उसकी जान तो नहीं ले लूंगी। अच्छा तो खाओ तुम और तुम्हारे लड़के, खूब मजे से खाओ, ऐसे खाने पर लानत। वह गुस्से से थरथर कांपते हुए चिल्ला पड़े और फिर चौके से उठकर कमरे में चले गए। जमुना भय अपमान और गुस्से से रोने लगी। उसने भी भोजन नहीं किया और वहां से उठकर चारपाई पर मुंह ढककर पड़ी रही। लेकिन दूसरे दिन प्रातःकाल भी शकलदीप बाबू का गुस्सा ठंडा न हुआ। उन्होंने नहाने धोने तथा पूजा पाठ करने के बाद सबसे पहला काम ये किया कि जब टुनटुन जागा तो उन्होंने उसको अपने पास बुलाया और उससे पूछा कि उसने मेवा क्यों खाया। जब उसको कोई उत्तर न सूझा और वह भक्कू बनकर अपने पिता की ओर देखने लगा तो शकलदीप बाबू ने उसे कई तमाचे जड़ दिए। डिप्टी कलेक्टर की परीक्षा इलाहाबाद में होने वाली थी और वहां रवाना होने के दिन आ गए। इस बीच नारायण ने इतना अधिक परिश्रम किया कि सभी आश्चर्यचकित थे। वह 18-19 घंटे तक पढ़ता। उसकी पढ़ाई में कोई बाधा उपस्थित नहीं होने पाती, बस उसे पढ़ना था। उसका कमरा साफ मिलता, उसका बिछौना बिछा मिलता,
दोनों जून गांव के शुद्ध घी के साथ दाल भात रोटी तरकारी मिलती। शरीर की शक्ति और दिमाग की ताजगी को बनाए रखने के लिए नाश्ते में सवेरे हलवा दूध तथा शाम को मेवा या फल। और तो और लड़के की तबीयत न उछटे इसलिए सिगरेट की भी समुचित व्यवस्था थी। जब सिगरेट के पैकेट खत्म हो जाते तो जमुना उसके पास 4-5 पैकेट और रखा थी। गाड़ी 9 बजे खुलती थी। जमुना तथा नारायण की पत्नी निर्मला ने सवेरे ही उठकर जल्दी जल्दी खाना बना लिया था। नारायण ने खाना खाया और सबको प्रणाम कर स्टेशन को चल पड़ा। शकलदीप बाबू भी स्टेशन गए। नारायण को विदा करने के लिए उसके 4-5 मित्र भी स्टेशन पर पहुंचे थे। जब तक गाड़ी नहीं आई थी नारायण प्लेटफार्म पर उन मित्रों से बातें करता रहा। शकलदीप बाबू अलग खड़े इधर उधर इस तरह देखते रहे जैसे नारायण से उसका कोई परिचय ना हो। और जब गाड़ी आई और नारायण अपने पिता तथा मित्रों के सहयोग से गाड़ी में पूरे सामान के साथ चढ़ गया तो शकलदीप बाबू वहां से धीरे से खिसक गए और व्हीलर के बुक स्टॉल पर जा खड़े हुए। बुक स्टॉल का आदमी जान पहचान का था। उसने नमस्कार करके पूछा, कहिए मुख्तार साहब, आज कैसे आना हुआ? शकलदीप बाबू ने संतोषपूर्वक मुस्कुराते उत्तर दिया, लड़का इलाहाबाद जा रहा था डिप्टी कलेक्टर का इम्तहान देने, शाम तक पहुंच जाएगा। डोडे दर्जे के पास जो डिब्बा है ना उसी में है। नीचे जो 4-5 लड़के खड़े हैं वे उसके मित्र हैं। सोचा भाई हम लोग बूढ़े ठहरे, लड़के इम्तिहान और इम्तिहान की बात कर रहे होंगे, क्या समझेंगे, इसलिए इधर चला आया। उनकी आंखें हास्य से संकुचित हो गई। वहां वह थोड़ी देर तक रहे। इसके बाद जाकर घड़ी में समय देखा। कुछ देर तक तार घर के बाहर तार बाबू को कटर पटर करते हुए निहारा और फिर वहां से हटकर रेलगाड़ी के आने जाने का टाइम टेबल पढ़ने लगे। लेकिन उनका ध्यान संभवतः गाड़ी की ओर ही था, क्योंकि जब ट्रेन खुलने की घंटी बजी तो वहां से भागकर नारायण के मित्रों के पीछे आ खड़े हुए। नारायण ने जब उनको देखा तो उसने झटपट नीचे उतरकर पैर छुए। खुश रहो बेटा, भगवान तुम्हारी मनोकामना पूरी करे, उन्होंने लड़के से बुदबुदा कर कहा और दूसरी ओर देखने लगे। नारायण बैठ गया। जब गाड़ी खुलने ही वाली थी अचानक शकलदीप बाबू का दाहिना हाथ अपनी कोट की जेब में गया। उन्होंने जेब में से कोई चीज लगभग बाहर निकाल ली और वह कुछ आगे भी बढ़े, लेकिन फिर न मालूम क्या सोचकर रुक गए। उनका चेहरा कुछ तमतमा सा गया और जल्दबाजी में वह इधर उधर देखने लगे। गाड़ी सीटी देकर खुल गई तो शकलदीप बाबू चौंक उठे। उन्होंने जेब से वह चीज निकालकर मुट्ठी में बांध ली और उसे नारायण को देने के लिए दौड़ पड़े। वह दुर्बल तथा बूढ़े आदमी थे, इसलिए उनसे तेज क्या दौड़ा जाता। वह पैरों में फुर्ती लाने के लिए अपने हाथों को इधर इस तरह भांज रहे थे जैसे कोई रोगी मरियल लड़का अपने साथियों के बीच खेल कूद के दौरान में कोई हल्की फुल्की शरारत करने के बाद तेजी से दौड़ने के लिए गर्दन को झुकाकर हाथों को चक्र की भांति घुमाता है। उनके पैर थप थप की आवाज के साथ प्लेटफार्म पर गिर रहे थे। उनकी हरकतों का उनके मुख पर कोई विशेष प्रभाव दृष्टिगोचर नहीं हो रहा था, बस यही मालूम होता कि वह कुछ परेशान है। प्लेटफार्म पर एकत्रित लोगों का ध्यान उनकी ओर आकर्षित हो गया। कुछ लोगों ने मौज में आकर जोर से ललकारा, कुछ ने किलकारियां मारी और कुछ लोगों ने दौड़ के उनके प्रति तटस्थ मुद्रा को देखकर बेतहाशा हंसना आरंभ कर दिया। लेकिन ये उनका सौभाग्य ही था कि गाड़ी अभी खुली ही थी और स्पीड में नहीं आई थी। परिणाम स्वरूप उनका हास्यजनक प्रयास सफल हुआ और उन्होंने डिब्बे के सामने पहुंचकर उत्सुक और चिंतित मुद्रा में डिब्बे से सिर निकालकर झांकते हुए नारायण के हाथ में एक पुड़िया देते हुए कहा, बेटा इसे श्रद्धा के साथ खा लेना, भगवान शंकर का प्रसाद है। पुड़िया में कुछ बतासे थे जो उन्होंने कल शाम को शिवजी को चढ़ाए थे और जिसे पता नहीं क्यों नारायण को देना भूल गए थे। नारायण के मित्र कुतूहल से मुस्कुराते हुए उनकी ओर देख रहे थे और जब वह पास आ गए तो एक ने पूछा, बाबूजी क्या बात थी, हमसे कह देते। शकलदीप बाबू ये कहकर कि कोई बात नहीं, कुछ रुपए थे, सोचा मैं ही दे दूं, तेजी से आगे बढ़ गए। परीक्षा समाप्त होने के बाद नारायण घर वापस आ गया। उसने सचमुच पर्चे बहुत अच्छे किए थे और उसने घर वालों से साफ साफ कह दिया कि यदि कोई बेईमानी न हुई तो वह इंटरव्यू में अवश्य बुलाया जाएगा। घर वालों की बात तो दूसरी थी, लेकिन जब मोहल्ले और शहर के लोगों ने ये बात सुनी तो उन्होंने विश्वास नहीं किया।
लोग व्यंग्य से कहने लगे, हर साल तो यही कहते हैं बच्चों, वे कोई दूसरे होते हैं जो इंटरव्यू में बुलाए जाते हैं। लेकिन बात नारायण ने झूठ नहीं कही थी, क्योंकि एक दिन उसके पास सूचना आई कि उसको इलाहाबाद में प्रादेशिक लोक सेवा आयोग के समक्ष इंटरव्यू के लिए उपस्थित होना है। यह समाचार बिजली की तरह सारे शहर में फैल गया। बहुत साल बाद इस शहर से कोई लड़का डिप्टी कलेक्टर के इंटरव्यू के लिए बुलाया गया है। लोगों के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। सायंकाल कचहरी से आने पर शकलदीप बाबू सीधे आंगन में जा खड़े हो गए और जोर से ठठाकर हंस पड़े। फिर कमरे में जाकर कपड़े उतारने लगे। शकलदीप बाबू ने कोट को खूंटी पर टांगते हुए लटक कर आती हुई जमुना को से कहा, अब करो न राज। हमेशा शोर मचाए रहती थी कि ये नहीं, वह नहीं है, ये मामूली बात नहीं है कि बबुआ इंटरव्यू में बुलाए गए हैं, आया ही समझो। जब आ जाएं तभी न, जमुना ने कंजूसी से मुस्कुराते हुए कहा। शकलदीप बाबू थोड़ा हंसते हुए बोले, तुमको अब भी संदेह है? लो, मैं कहता हूं कि बबुआ जरूर आएंगे, जरूर आएंगे, जरूर आएंगे। नहीं आए तो मैं अपनी मूंछ मुड़वा दूंगा। और कोई कहे या न कहे, मैं तो इस बात को पहले ही से ही जानता हूं। अरे मैं ही क्यों, सारा शहर यही कहता है। अंबिका बाबू वकील मुझे बधाई देते हुए बोले, इंटरव्यू में बुलाए जाने का मतलब यह है कि अगर इंटरव्यू थोड़ा भी अच्छा हो गया तो चुनाव निश्चित है। मेरी नाक में दम कर दिया। जो ही सुनता बधाई देने चला आता। मोहल्ले के लड़के मुझे भी आकर बधाई दे गए हैं। जानकी, कमल और गोरी तो अभी भी गए हैं। जमुना ने स्वप्निल आंखों से अपने पति को देखते हुए सूचना दी। तो तुम्हारी कोई मामूली हस्ती है? अरे तुम डिप्टी कलेक्टर की माँ हो ना? जी। इतना कहकर शकलदीप बाबू ठाका मारकर हंस पड़े। जमुना कुछ नहीं बोली, बल्कि उसने मुस्की काटकर साड़ी का पल्ला सिर से आगे थोड़ा और खींचकर मुंह टेढ़ा कर लिया। शकलदीप बाबू ने जूती निकालकर चारपाई पर बैठते हुए धीरे से कहा, अरे भाई, हमको तुमको क्या लेना है? एक कोने में पड़ रहे राम नाम जपा करेंगे। लेकिन मैं तो अभी ये सोच रहा हूं कि कुछ साल तक और मुख्तारी करूंगा। नहीं, यही ठीक रहेगा। उन्होंने गाल फुलाकर एक दो बार मूंछ पर ताव दिए। जमुना ने इसका प्रतिवाद किया। लड़का मानेगा थोड़े, खींच ले जाएगा। हमेशा ये देखकर उसकी छाती फटती रही है। बाबूजी इतनी मेहनत करते हैं और वह कुछ भी मदद नहीं करता। कुछ कह रहा था क्या? शकलदीप बाबू ने धीरे से पूछा और पत्नी की ओर न देखकर दरवाजे के बाहर मुंह पाकर देखने लगे। जमुना ने आश्वासन दिया, मैं जानती नहीं क्या? उसका चेहरा बताता है, बाप को इतना काम करते देखकर उसको कुछ अच्छा थोड़े लगता है। अंत में उसने नाक सुड़क लिए। नारायण 15 दिन बाद इंटरव्यू देने गया और उसने इंटरव्यू भी काफी अच्छा किया। वह घर वापस आया तो उसके हृदय में अत्यधिक उत्साह था। और जब उसने ये बताया कि जहां और लड़कों का 15-20 मिनट तक ही इंटरव्यू हुआ, उसका पूरे 50 मिनट तक इंटरव्यू होता रहा। उसने सभी प्रश्नों के संतोषजनक उत्तर दिए। तो अब ये सभी ने मान लिया कि नारायण का लिया जाना निश्चित है। दूसरे दिन कचहरी में फिर वकीलों और मुख्तारों के ने शकलदीप को बधाइयां दी और विश्वास प्रकट किया कि नारायण अवश्य चुन लिया जाएगा। शकलदीप मुस्कुराकर धन्यवाद देते और लगे हाथों नारायण के व्यक्तिगत जीवन की एक दो बातें भी सुना देते और अंत में सिर को आगे बढ़ाकर फुसफुसाहट में दिल का राज प्रकट करते। आपसे कहता हूं, पहले मेरे मन में शंका थी। शंका क्या, 16 आनों शंका थी, लेकिन आप लोगों की दुआ से अब वह दूर हो गई है। जब वह घर लौटे तो नारायण, गोरी और कमल दरवाजे के सामने खड़ी बातें कर रहे थे। नारायण इंटरव्यू के संबंध में ही कुछ बता रहा था। वह अपने पिताजी को आता देखकर धीरे धीरे बोलने लगा। शकलदीप बाबू चुपचाप वहां से गुजर गए, लेकिन 2-3 गज ही आगे गए होंगे कि गोरी की आवाज उनको सुनाई पड़ी, अरे तुम्हारा हो गया, अब तुम मौज करो। इतना सुनते ही शकलदीप बाबू घूम पड़े और लड़कों के पास आकर उन्होंने पूछा, क्या? उनकी आंखें संकुचित हो गई थी और उनकी मुद्रा ऐसी ही गई थी जैसे किसी महफिल में जबरदस्ती घुस आए हों। लड़के एक दूसरे को देखकर शिष्टापूर्वक होठों में से मुस्कुराए। फिर गोरी ने अपने कथन को स्पष्ट किया, मैं कह रहा था नारायण से बाबूजी कि उनका चुना जाना निश्चित है।
शकलदीप बाबू ने सड़क से गुजरती हुई एक मोटर को गौर से देखने के बाद धीरे धीरे कहा, हाँ देखिए, जहाँ एक से एक धुरंधर लड़के पहुंचते हैं, सबसे तो 20 मिनट ही इंटरव्यू होता है, पर इनसे पूरे 50 मिनट अगर नहीं लेना होता तो 50 मिनट तक तंग करने की क्या जरूरत थी। 5-10 मिनट पूछताछ करेंगे। गौरी ने सिर हिलाकर उनके कथन का समर्थन किया और कमल ने कहा, पहले का जमाना होता तो कहा भी नहीं जा सकता, लेकिन अब तो बेईमानी उतनी ही नहीं होती रहेगी। शकलदीप बाबू ने आंखें संकुचित करके हल्की हल्की आवाज में पूछा, बेईमानी नहीं होती न? हाँ, अब उतनी नहीं होती। पहले बात दूसरी थी, जमाना अब लद गया है, गौरी ने उत्तर दिया। शकलदीप बाबू अचानक अपनी आवाज पर जोर देते हुए बोले, अरे अब कैसे बेईमान साहब, गोली मारिए। अगर बेईमानी करनी होती तो इतनी देर तक इनका इंटरव्यू होता, इंटरव्यू में बुलाया ही नहीं होता। बुलाते भी तो 4-5 मिनट पूछताछ करके विदा कर देते। इसका किसी ने उत्तर नहीं दिया तो वह मुस्कुराते हुए घूमकर घर में चले गए। घर में पहुंचने पर जमुना से बोले, बबुआ अभी से ही किसी अफसर की तरह लगते हैं। दरवाजे पर बबुआ, गौरी और कमल बातें कर रहे थे। मैंने दूर से ही गौर किया, जब नारायण बोलते हैं तो उनके बोलने और हाथ हिलाने से एक अजीब ही शान टपकती है। उनके दोस्तों में ऐसी बात कहाँ। आज दोपहर में मुझसे कह रहे थे कि मुझे मोटर में घुमाऊंगा। जमुना ने खुशखबरी सुनाई। शकलदीप बाबू खुश होकर नाक सुड़कते हुए बोले, अरे तो उसको मोटर की कमी होगी, घूमना ने जितना चाहना। वह तो सहसा चुप हो गए और खोए खोए इस तरह मुस्कुराने लगे जैसे कोई स्वादिष्ट चीज खाने के बाद मन ही मन उसका मजा ले रहे हों। थोड़ी देर बाद उन्होंने पत्नी से प्रश्न किया, क्या कह रहा था, मोटर में घुमाऊंगा? जमुना ने फिर वही बात दोहरा दी। शकलदीप बाबू ने धीरे से दोनों हाथों से ताली बजाते हुए मुस्कुराकर कहा, चलो अच्छा है। उनके मुख पर अपूर्व स्वप्निल संतोष का भाव अंकित था। 7-8 दिनों में नतीजा निकलने का अनुमान था। सभी को विश्वास हो गया था कि नारायण ले लिया जाएगा और सभी नतीजे की बेचैनी में प्रतीक्षा कर रहे थे। अब शकलदीप बाबू और भी व्यस्त रहने लगे। पूजा पाठ का उनका कार्यक्रम पूर्व जारी था। लोगों से बातचीत करने में उनको काफी मजा आने लगा और वह बातचीत के दौरान ऐसी स्थिति उत्पन्न कर देते कि लोगों को कहना पड़ता कि नारायण अवश्य ही ले लिया जाएगा। वह अपने घर पर एकत्रित नारायण तथा उसके मित्रों की बातें छिपकर सुनते। कभी कभी अचानक उनके दल में घुस जाते और जबरदस्ती बात करने लगते। कभी कभी नारायण को अपने पिता की यह हरकत बहुत बुरी लगती और वह क्रोध में दूसरी ओर देखने लगता। रात में शकलदीप बाबू चौंक कर उठ बैठते और बाहर आकर कमरे में लड़के को सोते देखने लगते या आंगन में खड़े होकर आकाश को निहारने लगते। एक दिन उन्होंने सवेरे ही सबको सुनाकर जोर से कहा, नारायण की माँ, मैंने आज सपना देखा है। नारायण बाबू डिप्टी कलेक्टर हो गए। जमुना रसोई के बरामदे में बैठी चावल फटक रही थी और उसी के पास नारायण की पत्नी निर्मला घूंघट काढ़े दाल बीन रही थी। जमुना ने सिर उठाकर अपने पति की ओर देखते हुए प्रश्न किया, सपना सवेरे दिखाई पड़ा था क्या? सवेरे के नहीं तो शाम के सपने के बारे में तुमसे कहने आऊंगा। अरे एकदम ब्रह्म मुहूर्त में देखा था। देखता हूं कि अखबार में नतीजा निकल आया और उसमें नारायण बाबू का भी नाम है। अब ये याद नहीं है कि कौन नंबर था, पर इतना कह सकता हूं कि नाम काफी ऊपर था। अम्मा जी, सवेरे का सपना तो एकदम सच होता है ना? निर्मला ने धीरे से जमुना से कहा। मालूम पड़ता है कि निर्मला की आवाज शकलदीप बाबू ने सुन ली, क्योंकि उन्होंने विहंस कर प्रश्न किया, कौन बोल रहा है? डिप्टाइन है क्या? अंत में ये ठाका मारकर हंस पड़े। हाँ, कह रही है कि सवेरे का सपना सच्चा होता है। सच्चा होता ही है, जमुना ने मुस्कुराकर बताया। निर्मला श्रम से संकुचित हो गई और उसने अपने बदन को सिकोड़कर पीठ को नीचे झुकाकर अपने मुंह को अपने दोनों घुटनों के बीच छिपा लिया। अगले दिन भी सवेरे शकलदीप बाबू ने घर वालों को सूचना दी कि उन्होंने आज भी हूबहू वैसा ही सपना देखा है। जमुना ने अपनी नाक की ओर देखते हुए कहा, सवेरे का सपना तो हमेशा ही सच्चा होता है। जब बहू को लड़का होने वाला था, मैंने सवेरे सवेरे सपना देखा कि कोई स्वर्ग की देवी हाथ में बालक लिए आसमान से आंगन में उतर रही है। बस मैंने समझ लिया कि लड़का ही है और लड़का ही निकला।
शकलदीप बाबू ने जोश में आकर कहा, और मान लो कि झूठ है तो ये सपना एक दिन दिखाई पड़ता, दूसरे दिन भी हूबहू वही सपना क्यों दिखाई देता, फिर वह भी ब्रह्म मुहूर्त में ही। बहू ने भी ऐसा ही सपना आज सवेरे देखा है। डिप्टाइन ने भी? शकलदीप बाबू ने मुस्की काटते हुए कहा। हाँ, डिप्टाइन ने ही। ठीक सवेरे उन्होंने देखा कि एक बंगले में हम लोग रह रहे हैं और हमारे दरवाजे पर मोटर खड़ी है। जमुना ने उत्तर दिया। शकलदीप बाबू खोए खोए मुस्कुराते रहे, फिर बोले, अच्छी बात है, अच्छी बात है। एक दिन रात को लगभग 1 बजे शकलदीप बाबू ने उठकर पत्नी को जगाया और उसको अलग से ले जाकर बेशर्म महाब्राह्मण की तरह भांति हंसते हुए प्रश्न किया, कहो भाई, कुछ खाने को होगा? बहुत देर से नींद नहीं लग रही थी, पेट कुछ मांग रहा है। पहले मैंने सोचा जाने भी दो, ये कोई खाने का समय है, पर इससे काम न बनते दिखा तो तुमको जगाया। शाम को खाया था, सब पच गया। जमुना अचंभे के साथ आंखें फाड़ फाड़ कर अपने पति को देख रही थी। दाम्पत्य जीवन के इतने दीर्घ काल में कभी भी, यहाँ तक कि शादी के प्रारंभिक दिनों में भी, शकलदीप बाबू ने रात में उनको जगाकर कुछ खाने को नहीं मांगा था। वह झुंझला पड़ी और उसने अपना असंतोष व्यक्त किया। ऐसा पेट तो कभी भी नहीं था, मालूम नहीं इस समय रसोई में कुछ है या नहीं। शकलदीप बाबू झेंप कर मुस्कुराने लगे। 1-2 क्षण बाद जमुना ने आंखें मलकर पूछा, बबुआ के मेवे से थोड़ा दूं क्या? शकलदीप बाबू झट से बोले, अरे राम, मेवा तो तुम जानती हो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। जाओ तुम सो, भूख भूख थोड़े है, मजाक किया था। ये कहकर वह धीरे से अपने कमरे में चले गए और तभी वह लेटे ही थे कि जमुना कमरे में एक छिपुली में एक रोटी तथा गुड़ लेकर आई और शकलदीप बाबू हंसते हुए उठ बैठे। शकलदीप बाबू पूजा पाठ करते, कचहरी जाते, दुनिया भर के लोगों से दुनिया भर की बातचीत करते, इधर उधर मटर गश्ती करते और जब खाली रहते तो कुछ न कुछ खाने को मांग बैठते। वह चटोर हो गए और उनको जब देखो भूख लग जाती। इस तरह कभी रोटी गुड़ खा लेते, कभी आलू भुनवा कर चख लेते और कभी हाथ पर चीनी ही लेकर फांक जाते। भोजन में भी वह परिवर्तन चाहने लगे। कभी खिचड़ी की फरमाइश कर देते, कभी सत्तू प्याज की, कभी सिर्फ दाल रोटी की, कभी मकुनी की और कभी सिर्फ दाल भात की। उनका समय कटता ही न था और वह समय काटना चाहते थे। इस बदपरहेजी तथा मानसिक तनाव का नतीजा ये निकला कि वे बीमार पड़ गए। उनको बुखार तथा दस्त आने लगे। उनकी बीमारी से घर के लोगों को बड़ी चिंता हुई। जमुना ने रुआंसी आवाज में कहा, बार बार कहती थी इतनी मेहनत न कीजिए, पर सुनता ही कौन है, अब भोगना पड़ा ना। पर शकलदीप बाबू पर इसका कोई असर न हुआ। उन्होंने बात उड़ा दी, अरे ये भी कोई बीमारी है, थोड़े दस्त आ रहे, कुछ हरारत है। अरे मैं तो कचहरी जाने वाला था, पर यह सोचकर रुक गया कि अब मुख्तारी तो छोड़नी ही है, थोड़ा आराम कर ले। मुख्तारी जब छोड़नी होगी होगी, इस समय तो दोनों जून रोटी दाल का इंतजाम करना है। जमुना ने चिंता प्रकट की। अरे तुम कैसी बात करती हो, बीमारी हैरानी तो सबको होती है। मैं मिट्टी का ढेला तो हूं नहीं कि गल जाऊंगा, बस 1-8 दिन की बात है। अगर बीमारी सख्त होती तो मैं इस तरह टनक टनक कर बोलता। शकलदीप बाबू ने समझाया और अंत में उनको होठों पर एक क्षीण मुस्कुराहट वह खेल गई। वह दिन भर बेचैन रहे, कभी लेटते, कभी उठ बैठते और कभी बाहर निकलकर टहलने लगते, लेकिन दुर्बल इतने हो गए थे कि 5-10 कदम चलते ही थक जाते और फिर कमरे में आकर लेट जाते। करते करते शाम हुई और जब शकलदीप बाबू को यह बताया गया कि कैलाश बिहारी मुख्तार उनका समाचार लेने आए हैं, तो वह उठ बैठे और झटपट चादर ओढ़ हाथ में छड़ी ले पत्नी के साथ के लाख मना करने पर भी बाहर निकल आए। दस्त तो बंद हो गया था, पर बुखार अभी था। इतने ही समय में वह चिड़चिड़े हो गए थे। कैलाश बिहारी ने उनको देखते ही चिंतातुर स्वर में कहा, अरे तुम कहाँ बाहर आ गए, मुझे ही भीतर बुला लेते। शकलदीप बाबू चारपाई पर बैठ गए और क्षीण हंसी हंसते हुए बोले, अरे मुझे कुछ हुआ थोड़े है, सोचा आराम करने की आदत डाल लूं। ये कहकर वह अर्थपूर्ण दृष्टि से अपने मित्र को देखकर मुस्कुराने लगी। सब हालचाल पूछने के बाद कैलाश बिहारी ने प्रश्न किया, नारायण बाबू कहीं दिखाई नहीं दे रहे, कहीं घूमने गए हैं क्या? शकलदीप बाबू ने बनावटी उदासीनता प्रकट करते हुए कहा, हाँ गए होंगे कहीं, लड़के उनको छोड़ते भी तो नहीं, कोई न कोई आकर लिवा जाता है।
कैलाश बिहारी ने भी सराहना की। खूब हुआ साहब, मैं भी जब इस लड़के को देखता था दिल में सोचता था कि आगे चलकर कुछ न कुछ जरूर होगा। वह तो साहब देखने से ही पता लग जाता है, चाल में और बोलने चालने के तरीके में कुछ ऐसा है कि चलिए हम सब इस माने में बहुत भाग्यशाली हैं। शकलदीप बाबू इधर उधर देखने के बाद सिर को आगे बढ़ाकर सलाह मशवरे की आवाज़ में बोले, अरे भाई साहब, कहाँ तक बताऊं, अपने मुंह से क्या कहना, पर ऐसा सीधा साधा लड़का तो मैंने देखा नहीं। पहले पढ़ने लिखने का तो इतना शौक और चौबीसों घंटे पढ़ता रहे, मुंह खोलकर किसी से कोई भी चीज़ मांगता नहीं। कैलाश बिहारी ने भी अपने लड़के की तारीफ में कुछ बातें पेश की थी। लड़के तो मेरे भी सीधे हैं, पर मंझला लड़का शिवनाथ जितना गऊ है उतना कोई नहीं, ठीक नारायण बाबू की तरह ही है। नारायण तो उस जमाने का कोई ऋषि मुनि मालूम पड़ता है। शकलदीप बाबू ने गंभीरतापूर्वक कहा, बस उसकी एक ही आदत है, मैं उसकी माँ को मेवा दे देता हूँ और नारायण रात में अपनी माँ को जगा कर खाता है। भली बुरी उसकी बस यही एक आदत है। अरे भैया, तुमसे बताता हूँ, लड़कपन में हमने इसका नाम पन्नालाल रखा था, पर एक दिन एक महात्मा घूमते हुए हमारे घर आए और उन्होंने नारायण का हाथ देखा और बोले, इसका नाम पन्नालाल सन्नालाल रखने की जरूरत नहीं है, बस आज से इसे नारायण कहा करो, इसके कर्म में राजा होना लिखा है। पहले जमाने की बात दूसरी थी, लेकिन आजकल राजा का अर्थ क्या है, डिप्टी कलेक्टर तो एक अर्थ में राजा ही हुआ। अंत में आंखें मटकाकर उन्होंने मुस्कुराने की कोशिश की, पर हाँफने लगे। दोनों मित्र बहुत देर तक बातचीत करते रहे और अधिकांश समय अपने अपने लड़कों का गुणगान गाते रहे। और घर के लोगों को शकलदीप बाबू की बीमारी से बहुत चिंता थी। बुखार के साथ दस्त भी हुआ था और वे बहुत कमजोर हो गए थे, लेकिन वह बात को ये कहकर उड़ा देते कि अरे कुछ नहीं, एक दो दिन में अच्छा हो जाऊंगा। और एक वैद्य की कोई मामूली सस्ती दवा खाकर 2 दिन बाद वह अच्छे भी हो गए, लेकिन उनकी दुर्बलता पूर्ववत थी। जिस दिन डिप्टी कलेक्टर का नतीजा निकला, रविवार का दिन था। शकलदीप बाबू सवेरे रामायण का पाठ तथा नाश्ता करने के बाद मंदिर चले गए। छुट्टी के दिनों में वह मंदिर पहले ही जाते और वहां 2-3 घंटे और कभी कभी 2-4 घंटे रह जाते। वह 8 बजे मंदिर पहुंच गए थे और जिस गाड़ी से नतीजा आने वाला था वह 10 बजे आती थी। शकलदीप बाबू पहले तो बहुत देर तक मंदिर की सीढ़ी पर बैठकर सुस्ताने लगे और वहां से उठकर ऊपर आए तो नंदलाल पंडे ने, जो चंदन रगड़ रहा था, नारायण के परीक्षा फल के संबंध में पूछताछ की। शकलदीप बाबू वहां पर खड़े होकर असाधारण विस्तार के साथ सब कुछ बताने लगे। वहां से जब उनको छुट्टी मिली तो धूप काफी चढ़ गई थी। उन्होंने भीतर आकर भगवान शिव के पिंड के समक्ष अपना माथा टेक दिया। काफी देर तक वह उसी तरह पड़े रहे। फिर उठकर उन्होंने चारों ओर घूमकर मंदिर के घंटे बजाकर मंत्रोच्चारण किए तथा गाल बजाए। अंत में भगवान के समक्ष पुनः दंडवत कर बाहर निकले थे कि जंग बहादुर सिंह मास्टर ने शिव दर्शनार्थ मंदिर में प्रवेश किया और उन्होंने शकलदीप बाबू को देखकर आश्चर्य प्रकट किया। अरे मुख्तार साहब, घर नहीं गए? डिप्टी कलेक्टर का नतीजा तो निकल गया। शकलदीप बाबू का हृदय धक से कर गया। उनके होंठ कांपने लगे और उन्होंने कठिनता से मुस्कुराकर पूछा, अच्छा कब आया? जंग बहादुर सिंह ने बताया कि अरे 10 बजे ही गाड़ी से आया है। नारायण बाबू का नाम तो अवश्य है, लेकिन वह कुछ आगे न बोल सके। शकलदीप बाबू का हृदय जोरों से धक धक कर रहा था। उन्होंने अपने सूखे होठों को जीभ से तर करते हुए अत्यंत ही धीमी आवाज में पूछा, क्या कोई खास बात है? कोई खास बात नहीं। अरे उनका नाम तो है ही, ये है कि जरा नीचे है, 10 लड़कों के लिए जाएंगे, लेकिन मेरा ख्याल है कि उनका नाम 16वां-17वां पड़ेगा। लेकिन कोई चिंता की बात नहीं है, कुछ लड़के तो कलेक्ट्री में चले जाते हैं, कुछ मेडिकल में ही नहीं जाते। इस तरह पूरी उम्मीद है कि नारायण बाबू ले लिए जाएंगे। शकलदीप बाबू का चेहरा फक पड़ गया और उनके पैरों में से जोर नहीं था और वह मालूम पड़ता था कि वे गिर जाएंगे। जंग बहादुर सिंह को तो मंदिर में चले गए और लेकिन वह कुछ देर तक वहीं सिर झुकाकर इस तरह खड़े रहे जैसे कोई भूली बात याद कर रहे हो। फिर वह चौंक पड़े और अचानक उन्होंने तेजी से चलना शुरू किया। उनके मुंह से धीमे स्वर में तेजी से शिव शिव निकल रहा था। 8-10 गज आगे बढ़ने पर उन्होंने चाल और तेज कर दी, पर शीघ्र ही बेहद थक गए और एक नीम के पेड़ के नीचे खड़े होकर हाँफने लगे। 4-5 मिनट सुस्ताने के बाद उन्होंने फिर चलना शुरू कर दिया
और वह छड़ी को उठाते गिराते छाती पर सिर गाड़े तथा शिव शिव का जाप करते हवा में हल्के झोंके से धीरे धीरे टेढ़े तिरछे उड़ने वाले सूखे पत्ते की भांति डगमग डगमग चले जा रहे थे। कुछ लोगों ने उनको नमस्ते किया तो उन्होंने देखा ही नहीं, और कुछ लोगों ने उनको देखकर मुस्कुराकर आपस में आलोचना प्रत्यालोचना शुरू कर दी, तब भी उन्होंने कुछ नहीं देखा। लोगों ने संतोष से, सहानुभूति से तथा अफसोस से देखा, पर उन्होंने कुछ भी ध्यान नहीं दिया। उनको बस एक ही धुन थी कि वह किसी तरह घर पहुंच जाए। घर पहुंचकर वह अपने कमरे में चारपाई पर धम से बैठ गए। उनके मुंह से केवल इतना ही निकला, नारायण की अम्मा। सारे घर में मुर्दनी छाई हुई थी। छोटे से आंगन में गंदा पानी, मिट्टी, बाहर से उड़कर आए हुए सूखे पत्ते तथा गंदे कागज पड़े थे और नापदान से दुर्गंध आ रही थी। ओसारे में पड़ी पुरानी बसकट पर बहुत से गंदे कपड़े पड़े थे और रसोई घर से उस वक्त भी धुआं उठकर सारे घर की सांस को घोट रहा था। कहीं कोई खटर पटर नहीं हो रही थी और मालूम होता था घर में कोई है कि नहीं। शीघ्र ही जमुना न मालूम किधर से निकलकर कमरे में आई और पति को देखते ही उसने घबरा कर पूछा, तबीयत तो ठीक है? शकलदी बाबू ने झुंझला कर उत्तर दिया, मुझे क्या हुआ है जी, पहले ये बताओ नारायण जी कहाँ है? जमुना ने बाहर के कमरे की ओर संकेत करते हुए बताया, उसी में पड़े हैं, न कुछ बोलते हैं न कुछ सुनते हैं। मैं पास गई तो गुमसुम बने रहे, मैं तो डर गई हूँ। शकलदी बाबू ने मुस्कुराते हुए आश्वासन दिया, अरे कुछ नहीं, सब कल्याण होगा, चिंता की कोई बात नहीं। पहले ये तो बताओ, बबुआ को तुमने कभी ये तो नहीं बताया था कि उसकी फीस तथा खाने पीने के लिए मैंने 600 रुपये कर्ज लिए हैं? उन्होंने तुमको मना कर दिया था ना कि ऐसा किसी भी सूरत में न करना? जमुना ने कहा, मैं ऐसी बेवकूफ़ थोड़ी हूँ। लड़के ने एक दो बार खोद खोद कर पूछा था कि इतने रुपए कहाँ से आते हैं। एक बार तो उसने यहाँ तक कहा कि ये फल मेवा और दूध बंद कर दो, बाबूजी बेकार में इतनी फिजूल खर्ची कर रहे हैं। पर मैंने कह दिया कि तुमको फिक्र करने की जरूरत नहीं है, तुम बिना किसी चिंता की मेहनत करो, बाबूजी को इधर बहुत मुकदमे मिल रहे हैं। शकलदी बाबू बच्चे की तरह खुश होते हुए बोले, बहुत अच्छा, कोई चिंता की बात नहीं, भगवान सब कल्याण करेंगे, बबुआ कमरे में ही है ना? जमुना ने स्वीकृति से सिर हिला दिया और शकलदी बाबू मुस्कुराते हुए उठे। उनका चेहरा पतला पड़ गया था, आंखें धंस गई थी, मुख पर मूछें झाड़ू की भांति फरक रही थी और वह जमुना से ये कहकर कि तुम अपना काम देखो, मैं अभी आया, कदम को बढ़ाते हुए बाहर की ओर कमरे में बढ़े और उनके पैर कांप रहे थे, उनका सारा शरीर कांप रहा था, उनकी सांस गले में अटक अटक कर जा रही थी और उन्होंने पहले ओसारे ही में से सिर बढ़ाकर कमरे में झांका। बहरहाल दरवाजा और खिड़कियां बंद थी, परिणाम स्वरूप कमरे में अंधेरा था। पहले तो कुछ न दिखाई पड़ा, उनका हृदय धक धक कर रहा था, लेकिन उन्होंने थोड़ा और आगे बढ़कर गौर से देखा तो चारपाई पर कोई व्यक्ति छाती पर दोनों हाथ बांधे चित्त पड़ा था। वह नारायणी था। वह धीरे से चोर की भांति पैरों को दबाकर कमरे के अंदर दाखिल हुए और उनके चेहरे पर अस्वाभाविक विश्वास की मुस्कुराहट थिरक रही थी। वह मेज के पास पहुंचकर चुपचाप खड़े हो गए और अंधेरे ही में किताब उलटने पुलटने लगे। लगभग 2 मिनट तक वहीं उसी तरह खड़े रहकर वह सराहनीय फुर्ती से घूमकर नीचे बैठ गए और खिसक कर चारपाई के पास चले गए। चारपाई के नीचे झांक झांक कर देखने लगे, कोई चीज खोज रहे हो। तत्पश्चात पास में रखी नारायण की चप्पल को उठा लिया और एक दो क्षण उसको उलटने पुलटने के पश्चात उसको धीरे से वहीं रख दिया। अंत में वह सांस रोककर धीरे धीरे इस तरह उठने लगे जैसे कोई चीज खोजने आए हैं, लेकिन उसमें असफल होकर चुपचाप वापस लौट रहे थे। खड़े होते समय वह अपना सिर नारायण के मुख के निकट ले गए और उन्होंने नारायण को आंखें फाड़ फाड़ कर गौर से देखा। उसकी आंखें बंद थी और वह चुपचाप पड़ा हुआ था, लेकिन किसी प्रकार की आहट या किसी प्रकार का शब्द नहीं सुनाई दे रहा था। शकलदी बाबू एकदम डर गए। उन्होंने कांपते हुए हृदय से अपना बायां कान नारायण के मुख के निकट नजदीक कर दिया और उस समय उनकी खुशी का कोई ठिकाना न रहा जब उन्होंने अपने लड़के की सांस को नियमित रूप से चलते पाया। वह चुपचाप जिस तरह आए थे उसी तरह बाहर निकल गए। पता नहीं कब से जमुना दरवाजे पर खड़ी चिंता के साथ भीतर झांक रही थी। उसने पति का मुंह देखा
और घबरा कर पूछा, क्या बात है, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? मुझे बड़ा डर लग रहा है। शकलदीप बाबू ने इशारे से उसको बोलने से मना किया और फिर उसको संकेत से बुलाते हुए अपने कमरे में चले गए। जमुना ने उनके कमरे में पहुंचकर पति को चिंतित एवं उत्सुक दृष्टि से देखा। शकलदीप बाबू ने गदगद स्वर में कहा, बबुआ सो रहे हैं। वह आगे कुछ न बोल सके, उनकी आंखें भर आई थी। वह दूसरी ओर देखने लगे। ये थी कहानी अमरकांत जी की डिप्टी कलेक्टरी। अगर आपको पसंद आई तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब अवश्य करें और मिलते हैं कल किसी नई कहानी में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।